नमस्कार सभी मित्रों को जो आज इस लाइव के लिए यहाँ मौजूद हैं, और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो जो था सिमोन द बोवार और द सेकंड सेक्स पर, उसको काफ़ी पसंद किया, उसको बहुत शेयर किया, उसको देखा, उस पर रिएक्ट किया, बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मुझे बाद में भी कई दिन तक आती रहीं। दरअसल मैं चाहती भी हूँ, जब भी मैं स्त्रीवाद पर बात करती हूँ, लिखती हूँ, स्त्री विमर्श का कोई आर्टिकल होता है, शेयर करती हूँ या किताब भी है, तो मेरा मकसद होता यही है, होना सभी का चाहिए कि वो बात दूर तक जाए, वो बात लोगों तक फैले, वो समझ में आए, उस पर बातचीत हो, उस पर विचार हो, उस पर प्रतिक्रियाएं आएँ। तारीफ़ और बधाई लेने के लिए स्त्रीवाद नहीं है, उसके लिए मैं उपन्यास लिखती हूँ, उसके लिए मैं कविता लिखती हूँ, तो वहाँ बधाई और शुक्रिया जो मिलता है वो पर्याप्त है। ये काम इसलिए है कि ये बात जो है दूर तलक जाए। स्त्रीवाद के जो ये मुद्दे हैं, स्त्रीवाद की ये जो बातें हैं, स्त्री विमर्श को समझने की जो कोशिशें हैं, वो हमारी साझा कोशिशें हों, हम सब उसमें मिलकर योगदान दें, उसको बढ़ाएं, उसको फैलाएं और एक दूसरे का हाथ थामें, पकड़ें, ताकि हम एक स्त्रीवाद को एक ऐसी ताकत बना सकें जो स्त्रियों को सपोर्ट कर सके, एक ऐसी ताकत बना सकें जो आप में आत्मबल लाए, अपने आप को परिवर्तित करने के लिए, अनलर्न करने के लिए, वो तमाम जकड़बंदियों से निकलने के लिए जो समाज ने स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई हैं। तो जब स्त्रीवाद की बात होती है तो वो सिर्फ स्त्री की मुक्ति की बात नहीं होती है, वो स्त्री पुरुष सबकी मुक्ति की बात होती है। वो दरअसल सामाजिक न्याय की बात होती है। इस बात को आप अभी और हमेशा के लिए अपने मन में एक फिक्स तरीके से डाल लीजिए कि स्त्रीवाद की बात करना सामाजिक न्याय की बात करना है। कैसे है हम उस पर बाद में भी जाएंगे। अंत तक आते आते मैं उन चीज़ों को सबको एक्सप्लेन कर चुकी होंगी, तो फिर से इस बात को रीइंफोर्स करने में कुछ ज़्यादा आपको भी समझ में आएगा। तो क्या है द सेकंड सेक्स, और ये किताब जो सिमोन द बोवार ने लिखी 1949 में सामने आई, इस किताब का क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है हमें इसको पढ़ना, और क्यों ज़रूरी है हमें इसमें जितनी अवधारणाएं आई हैं उन सब अवधारणाओं को जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये सारी बातें जिन पर हम विचार कर रहे हैं। पिछले जो लेक्चर था, जो पिछला लाइव मैंने किया था, उसमें मैंने आपको 2-3 बिंदुओं के इर्द गिर्द कुछ बातें बताई थी। जैसे एक बहुत छोटा सा रिकैप अगर हम कर लें तो मैंने बताया था कि कैसे सेक्स और जेंडर पर अलग अलग तरीके से वो दोनों अलग चीज़ें हैं, इन पर बात करती हैं सिमोन। बहुत लोग कहते हैं कि सिमोन को खुद को शायद वो जेंडर वाली बात नहीं पता थी, उनको नहीं मालूम था कि वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स वुमन। जब वो कह रही हैं तो वो सेक्स और जेंडर को अलग कर रही हैं। तो हो सकता है वो उस समय उस बात के लिए अवेयर न हो, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस पूरी पंक्ति से सेक्स और जेंडर अलग अलग हो जाता है। वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स वुमन। पैदा नहीं होती, बनाई जाती है स्त्री। तो यहाँ इससे स्पष्ट होता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो आपके पास फीमेल जेनिटल्स हैं। इससे ये नहीं तय होता कि आप फाइनली अपनी माँ जैसी, मौसी जैसी, पड़ोसन जैसी या दुनिया में जैसी तमाम स्त्रियां बन गई हैं बड़े होकर, आप वैसे ही हो जाएंगे। आप बहुत कुछ और हो सकते हो, उनसे अलग हो सकते हो, पुरुषों के जैसे हो सकते हो, ट्रांसजेंडर हो सकते, कुछ भी हो सकते हो आप। लेकिन ये कभी भी पैदा होते ही ज़रूरी नहीं है कि ये नथी कर दिया जाए कि आप स्त्री ही होंगे। वो स्त्री जिसका शास्त्रों में बखान है, वो स्त्री जिसको पुरुषों ने चर्चा का विषय बना दिया। सिमोन ये बात कहती हैं कि हमको इस मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है और आपको बुरा लग रहा है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हम बार बार स्त्री मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन स्त्रियों को मुद्दा तो आपने बनाया है। सदियों से उन पर डिस्कशन का जो मुद्दा है, वो एक शब्द इस्तेमाल करती हैं, डिस्कशन का मुद्दा आपने बनाया है। मनुस्मृति बखान करती है, नायिका भेद आप करते हो, तमाम स्त्रियों के जो उनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं उन पर आपने बात की है। आप बताते हैं कि हंसिनी नायिका ये होती है, शंखिनी ये होती है, ये हस्तिनी होती है, ये और बेहतर सबसे कौन सी नायिका होती है। फिर आप बताते हैं मुग्धा है, ये है, वो है, प्रौढ़ा है, अभिसारिका है। इतने सारे भेद विभेद करते हुए और फिर तमाम तरह के हमारे शास्त्रों ने बताया कि कौन सी स्त्री है जिसके जैसा होना
चाहिए स्त्री को, कैसा होना चाहिए, आदर्श स्त्री कैसी होनी चाहिए, और क्या स्त्री जो है वो कुलक्षणी है वगैरह वगैरह, ये सब तमाम जो डिस्कशन का मुद्दा है स्त्री को आपने बनाया है। तो आज हम स्त्रीवादी नज़रिए से जब उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो ये आपको ख़राब लग रहा है। नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि आप अपने प्रिविलेजेस को, अपनी विशेषाधिकारों को खोने से डरते हैं। तो बराबरी तो तभी आएगी ना जब आप अपने कोई एक ग्रुप जो प्रिविलेज्ड है, जो एंटाइटल्ड है, वो सुनने को तैयार होगा, और वो जब सुनेगा और अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। हम आत्मालोचन पर भी आएंगे, सिमोन उसकी बात भी करती हैं कि ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ सामने पॉइंट करते हैं फिंगर, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने उंगली दिखा के कहते हैं कि यहाँ गलतियाँ हैं। स्त्रीवाद अपने अंदर भी झांकने की बात है, अपने आप से भी लड़ने की बात है। तो उन सारी बातों पर हम आएंगे। लेकिन द सेकेंड सेक्स की विशेषता क्या थी जब ये आता है, उससे पहले हमारे पास ऐसी कोई किताब नहीं थी स्त्री विमर्श की जो हमें बता सकती हो कि किस तरह से स्त्री का जो शोषण है, उसका जो दमन है और उसकी जो गुलामी है, वो किस तरह से तार्किक तरीके से और संस्थाबद्ध तरीके से सदियों से चली आ रही है। और ऐसा नहीं कि किसी एक पायदान पर, किसी एक चरण पर वो गुलामी है, बल्कि वो सभी सतहों पर समाज के जितनी भी इंटरलेयर्स हैं उन सब में ये समाहित है, उन सब में है। तो वो कैसे वहाँ तक पहुँची है? अगर आज आप रामायण नहीं पढ़ते, महाभारत नहीं पढ़ते, पिछली बार भी मैंने कहा था ये बात, लेकिन फिर भी आपको उसकी कहानी याद रहती है। जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ियों दर पीढ़ी वो चीज़ें चलती रहती हैं कि लक्ष्मण रेखा क्या है, और जितने प्रतीक हैं वो सब चलते रहते हैं। द्रौपदी का चीरहरण, तमाम बातें जो हैं वो आप जानते हैं, वो चलती रहती हैं। तो वो जो परंपरा है वो आपको पीढ़ियों से ही मिलती है, वो अपने समाज से ही मिलती है, अपने घरों से मिलती है, और अपनी जो पुरानी किताबें हैं उनसे ये चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, और फिर वो रूढ़ हो जाती हैं। तो सिमोन की जो किताब थी द सेकेंड सेक्स, उसने सबसे पहली बार ये काम किया था कि उसने व्यवस्थित रूप से, तार्किक रूप से इन सारी मिसोजिनी जो थी, जो स्त्रियों के प्रति जो ये द्वेष है तमाम सतहों पर समाज में, तमाम आयामों में, तमाम ज्ञान की शाखाओं में, उनकी एक तार्किक व्याख्या की, उन्हें समझाया उस चीज़ को। दूसरा, उसने हमको एक वोकैबुलरी दी, उसने हमको एक शब्दकोश दिया है, जिस शब्दकोश के सहारे अब देखिए, अगर किसी को पता ही नहीं है पितृसत्ता, आपको बीमारी का नाम ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या हुई है, तो आप उसका इलाज कैसे करोगे? तो पता होना बेहद ज़रूरी है, डायग्नोज किया जाना बेहद ज़रूरी है। आप बाद में इलाज तो तभी करेंगे जब पहले उपचार कर लेंगे कि समस्या कहाँ है। तो हम जानते ही नहीं थे कि दिक्कतें हैं कहाँ, समस्याएं हैं कहाँ, वो पितृसत्ता है। और उसको आइडेंटिफाई करना, उसको अलग अलग लेवल्स पे, जो अलग अलग स्तर हैं पितृसत्ता के, अलग अलग संस्थाओं में समाहित हैं, उनको पहचानना, उनको टारगेट करना, और ये समझना कि ये प्रेजुडिसेस हैं, ये सारे भेदभाव हैं, और तब उनको डिस्कार्ड करना, उनको नकारना। एक तो ये काम सिखाता है द सेकेंड सेक्स। दूसरी बात कि वो आपको शब्दकोश देता है, वो आपको ऐसे शब्द सुझाता है, बताता है कि इन शब्दों के सहारे आप जो भी कुछ है टेक्स्ट के अलावा भी सब कुछ, कोई किताब या कुछ या समाज या घर का स्ट्रक्चर, कुछ भी जो भी आपके आसपास मौजूद है वो सब टेक्स्ट है। कानून भी, धर्म भी, अर्थव्यवस्था भी, वो सारी चीज़ें, उन सबका विश्लेषण करने के लिए वो आपको ऐसे औजार देता है हाथ में कि आप उसे समझ पाएँ कि कहाँ कहाँ वो स्त्री का जो दमन है, जो ऑपरेशन है, वो छुपा हुआ है, और उसके क्या तरीके चलते आ रहे थे। तो वो आपको समृद्ध करता है, आपको आपके हाथों में एक तरह से एक ताकत देता है द सेकेंड सेक्स। फिर आपको आलोचना करने के तरीके समझाता है कि कैसे उन चीज़ों की आलोचना की जाएगी। और एक पॉलिटिक्स ऑफ लिबरेशन की वो बात करती है किताब। ये पॉलिटिक्स ऑफ लिबरेशन कैसे है, जिसको हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी कहते हैं। लिबरेशन यानी आज़ादी की एक पॉलिटिक्स है, वो कैसे है हम उस पर अभी बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसकी खासियत हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि द सेकेंड सेक्स जो है अपने आप में एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया किस चीज़ का है? वो बताता है कि कैसे इतिहास में, कानून में,
धर्म में, दर्शन में, एंथ्रोपोलॉजी में, साहित्य में, अर्थव्यवस्था में कैसे ये सब स्त्री को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, कैसे उसका वस्तुकरण करते हैं, कैसे उसे एक ऑब्जेक्ट में तब्दील करते हैं, उन सारी चीज़ों का विस्तृत ये एक एनसाइक्लोपीडिया, ये किताब बनती है। ये ना पहले था ना इसके बाद इस तरह से संभव हो पाया। अलग अलग शाखाओं में अलग अलग तरीके के काम हुए, पर मैं हमेशा देखती हूँ इस किताब को इस तरह से कि जितना ये अपने आप में एक संपूर्ण किताब है, उतना ही इसमें बहुत सारे बीज भी हैं। बहुत सारे बीज आगे के आने वाले स्त्री विमर्श जो थे, जो स्त्री विमर्शकार थे आगे के आने वाले, जो स्त्रीवादियाँ थी आने वाली, उन सब के कामों के भी कुछ कुछ बीज आपको यहाँ पड़े दिख जाएंगे। सिमोन में अपने पिछले जो वैचारक हैं उनके बीज मिलेंगे, और सिमोन की इस किताब में आपको स्त्रीवाद की तमाम जो शाखाएं प्रशाखाएं हैं उन सब के छोटे छोटे कुछ कुछ बीज पड़े मिल जाएंगे, जिनको बाद में डेवलप किया गया और उनको एक विस्तृत थ्योरी की तरह सामने लाया गया। ब्यूटी मिथ हो नाओमी वुल्फ का, या जैसे सिमोन जब एक औरत के मिथ की बात करती हैं, उस को लेके बेटी फ्रीडन ने द फेमिनिन मिस्टीक लिखी, या जब केट मिलेट लिखती हैं, या जब शुलमित फायरस्टोन लिखती हैं डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, उसमें वो उस लव को एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे वो जेंडर असमानता की वजह से प्रभावित होता है। उसका एक बीज आपको यहाँ द सेकंड सेक्स में दिखाई देगा। तो द सेकंड सेक्स हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि इसको पढ़ना, हालांकि इसको पढ़ना महीनों का काम है, एक आध दिन 2-4 दिन की चीज़ नहीं है ये। इसको महीनों पढ़ने में लग जाते हैं, और उसके बावजूद आज तक भी पढ़ने के बाद में उसके कई चीज़ों को समझ रही हूँ और उन्हें उनकी व्याख्या करने की कोशिश करती हूँ। तो एक गंभीर काम है जो, और एक संपूर्ण काम की तरह ये सामने आता है। एक एनसाइक्लोपीडिया तो है ही, और इसकी एक पंक्ति से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, बार बार उद्धृत करते हैं, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स वुमन। औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। और तो आपको समझ में आता है कि कैसे ये चाबी की तरह काम करता है। पूरी किताब इससे खुलती है कि पूरा जो स्त्री का कंस्ट्रक्ट है, उसकी जो निर्मिति है, उसको समझाने की कोशिश करती है कि आप ऐसी क्यों बनी हैं जैसी आप समाज में हैं आज। तो उसके पूरे प्रोसेस को वो उसकी व्याख्या करता है। जब मैंने आपको कहा था कि स्त्री द सेकंड सेक्स बताती है कि कैसे अलग अलग जो ये संस्थाएं हैं समाज की, ये कैसे स्त्री को ऑब्जेक्टिफिकेशन करती हैं, तो ये बात आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि कानून, धर्म, ये सारी चीज़ें इसमें अपनी एक भूमिका निभाती हैं। आप धर्म को तो देखती हैं, धर्म चाहे कोई भी धर्म हो, वो स्त्री को बांधता है, उसके लिए अलग मर्यादाएं बनाता है। वो पुरुष के लिए अलग मर्यादाएं बनाता है, स्त्री के लिए अलग किस्म की मर्यादाएं बनाता है। उसको कैसे रहना है, उसको क्या करना है, उसके तौर तरीके उसको अलग से समझाता है। तो कस्टम्स और रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें बनी थी जो उसको ऑब्जेक्टिफाई करती थी स्त्री को। और कानून अपने आप में, आप जानते हैं कि जिस फ्रेंच फेमिनिस्ट की हम बात कर रहे हैं, सिमोन द बोवा की, उसी के फ्रांस में 1967 तक, 1967 तक भी जो है बर्थ कंट्रोल का अधिकार नहीं था। यानी आप बर्थ कंट्रोल के तरीके लोगों को नहीं पब्लिकली बता सकते हैं, ये गैर कानूनी था, है ना। हम इन चीज़ों के लिए अपने समाज में पता नहीं क्यों इतनी सारी आलोचनाएं करते हैं, लेकिन ये सब कम्युनिटीज़ में रहा है कि गर्भपात को गैर कानूनी माना गया और बच्चों को भगवान की देन माना गया, है ना। ये सब समाजों में रहा, ये सब कम्युनिटीज़ में रहा। तो 67 तक वहाँ पर बर्थ कंट्रोल का कोई तरीका जो था वो कानूनी नहीं माना जाता था। एक अराजक स्त्रीवादी जो थी, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है इस समय पे, उनको गिरफ्तार ही किया गया था इस बात से कि उन्होंने एक भाषण दिया था कि कोख बंद करो और ज़बानें खोलो, अपने मुंह खोलो औरतों और कोख बंद करो, ये बार बार बच्चों का जन्ना बंद करो, ज़रा बर्थ को कंट्रोल करना ज़रूरी है, तभी जीवन में हम कुछ आगे काम कर पाएंगे। तो एक तो ये, दूसरा 1975 तक उसी देश में गर्भपात का अधिकार नहीं था। अगर आप नहीं चाहती हैं तो आप उस संतान को आपको फिर भी जन्म देना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी 1974 में ही ये गर्भपात को कानूनी दर्जा दिया गया, उससे पहले ये गैर कानूनी था।
आप अपनी मर्जी से अपने ही गर्भस्थ शिशु को रखना चाहती हैं, नहीं रखना चाहती हैं, ये आपका अधिकार नहीं था। इसको तय करने वाला कानून था, इसको तय करने वाला आपका परिवार रहा हमेशा, पितृसत्ता रही हमेशा। आप और तमाम अपने यहाँ के कानून देख लीजिए कि कैसे लड़कर आज़ादी के बाद भी बहुत सारे कानून लड़ने के बाद, संघर्ष के बाद हमको मिले हैं। ऐसे ही नहीं हाथ में थाली में परोस कर दे दिए गए स्त्रियों को ये अधिकार। जैसे कि बलात्कार का कानून 80 के बाद इस कानून में जब परिवर्तन आता है तो ओनस ऑफ प्रूफ कि ये साबित करना कि कुछ मेरे साथ गलत हुआ है, ये स्त्री का दायित्व था। 80 के दशक के बाद जब इस कानून में बदलाव आता है तो उसको पुरुष के ऊपर डाल दिया गया कि आप प्रूव करिए कि आपने नहीं किया। अब तक ये स्त्रियों पर था। आप सोच कर देख सकते हैं कि एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ सारे एंटाइटलमेंट्स, सारी सत्ता, सारी ताकत पुरुषों के हाथ में हो, पितृसत्ता के हाथ में हो, ऐसे में एक स्त्री के लिए ये प्रूव करना, ये सिद्ध करना कि कुछ उसके साथ गलत हुआ है, ये उसके लिए कितना मुश्किल है। आप क्लासरूम में देखिए ना, अगर एक जो बच्चे और टीचर का रिलेशनशिप होता है, एक के पास अथॉरिटी है, एक के पास नहीं है, वो एकदम पूरी तरह से उसके अनुशासन में है, उसके नियंत्रण में है। तो अगर उस बच्चे को कह दिया जाए कि तुम प्रूव करोगे कि तुमको मारा गया, टीचर ने तुमको मारा है, तुम प्रूव करो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा प्रूव करने के लिए? और मान लीजिए वो सबूत ले भी आए तो पूरा जो टीचिंग स्टाफ है वो एक साथ हो जाएगा, क्योंकि ताकत तो वहाँ है, तो सत्ता तो उधर है, अथॉरिटी वहाँ पर है। वही चीज़ आप मान कर देखिए कि इस तरह से जो अपनी एजेंसी जिसके पास नहीं है, जो नॉन सब्जेक्ट है जो स्त्री, वो कैसे ये प्रूव करती। तो कानूनों की लंबी लड़ाई, दहेज को अपने यहाँ पर दहेज हत्या को यहाँ पर गुनाह नहीं माना जाता था। 1975 से पहले तक जब दहेज कानून के लिए यहाँ पे संघर्ष हुए भारत में, तब तक भी दहेज हत्याओं को घर का मामला माना जाता था, इसको फैमिली का मैटर माना जाता था। ये तो इनका निजी मसला है, इस पर हम लोग को रिपोर्ट दर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो हमें द सेकंड सेक्स में मिलती हैं। कानून को लेकर वो व्याख्या करती हैं, धर्म को लेकर, इतिहास, हिस्ट्री को लेकर। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कैसे सिमोन को के काम को एक हिस्टोरिक काम माना गया, कि इतिहास का काम नहीं है। तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि उसकी वजह ये रही कि सिमोन के काम का जब पहली बार ट्रांसलेशन हुआ था फ्रेंच से अंग्रेज़ी में, तो उसको अनुवाद करने वाले जो H.W. पार्शले थे, वो जूलॉजी के विद्वान थे। उनका फ़िलॉसफ़ी में और साहित्य में कोई उनका दखल नहीं था किसी तरह से। तो उनके ऊपर भी ये प्रेशर डाला गया था प्रकाशक की तरफ से कि जब आप इस किताब का अनुवाद करेंगे तो आप इसका एक एब्रिज्ड वर्जन लेकर आएंगे, मतलब जिसमें काट छांट की गई हो, एक ऐसा संक्षिप्त संस्करण लेकर आएंगे जो कि समझना आसान हो। तो उन्होंने समझना आसान बनाने के लिए सिमोन के कई टर्म्स को बदल दिया, जो फिलॉसफी के टर्म्स थे उनको हटा दिया, हिस्ट्री का पूरा पार्ट हटा दिया। और इसीलिए उसके अनुवाद पर कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम ये हिंदी में उपलब्ध क्यों नहीं है। तो उसी की वजह बता रही हूँ मैं कि वो पूरा का पूरा अनुवाद जो था वो एक तरह से किताब का रूप ही बदल दे रहा था। बहुत सारे हिस्से निकाल दिए गए, बहुत सारे हिस्से अपनी तरह से व्याख्या की गई और बहुत सारे टर्म्स हटा दिए गए। तो बाद में 2010 में इसका एक नया ट्रांसलेशन सामने आया, जो उसके दोनों भागों को 2 वॉल्यूम्स में ये किताब है। ये द सेकंड सेक्स आप देख सकते हैं, और इसका अनुवाद किया कॉन्स्टेंस बोर्डे और शीला मेलोमानी ने। बहुत मेहनत के साथ ये अनुवाद किया गया और इसमें सारा जो फ़िलॉसफ़ी की ट्रेनिंग थी सिमोन की, उसको एज इट इज़ उसको रखने की कोशिश की गई सामने। उनके टर्म्स को हूबहू जिस तरह से अनुवाद हो सकता था, मतलब पूरी सावधानी उस अनुवाद में बरती गई, और ये अनुवाद अब पढ़ने लायक है। एक जगह सिमोन कहती हैं कि इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ वुमन बट मैन, जिसको हम कहते हैं ना, ये औरतों की समस्या है, ये औरतों की प्रॉब्लम्स है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसीलिए इसको सुनना ज़रूरी नहीं है। औरतों की कहकर हम उससे बच के निकल जाते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि ये औरत की प्रॉब्लम नहीं है और उसने खड़ी नहीं करी है ये समस्या। ये पुरुषों की समस्या है कि वो उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते। आप सोच कर देखिए ना कि ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई स्त्री कहे कि मुझे भी आराम चाहिए और आज़ादी चाहिए, इतना सा सेंटेंस मुंह से निकलना है और इसका अर्थ ले लिया जाएगा कि ओह आज तो खाना नहीं मिलेगा, चाय अपने आप बनानी पड़ेगी,
है ना। और अगर वो कहे कि एक हफ़्ता जो है मैं अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहती हूँ, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? अच्छा, तो कल दफ्तर के लिए लेट हो जाएंगे क्योंकि टिफ़िन नहीं देंगी, ये जुराब नहीं रखेंगी। तो उसकी आज़ादी की व्याख्या आप अपने रेफरेंस पॉइंट से करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम उसकी खड़ी की हुई नहीं है, प्रॉब्लम तो आपकी खड़ी की हुई है कि आप अपने प्रिविलेज नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर विस्तार से बात करते हुए सिमोन ने ये दोनों वॉल्यूम्स इसी किताब में है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इन 2 वॉल्यूम्स में उन्होंने अपनी ये 800 पेजेस के अंदर ये किताब लिखी, जिसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं एक चैप्टर की व्याख्या करूं, मैं सिर्फ आपकी इतनी मदद करना चाहती हूं कि सिमोन की इस किताब को समझने के कुछ आपको टिप्स मिल जाएं, ताकि आप जब इसको पढ़ें, आपको पढ़ना ही अगर आप चाहते हैं तो आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए उसको आसान हो जाएगा, क्योंकि वो टर्म्स और वो चीज़ों से आप फेमिलियर हो जाएंगे, आप परिचित हो जाएंगे। दूसरा ये कि स्त्री विमर्श, मैंने इस बार विषय इसलिए बदला है, स्त्री विमर्श और द सेकेंड सेक्स कर दिया है। पिछली बार का जो लाइव था उसका विषय था द सेकेंड सेक्स और सिमोन, लेकिन आज है स्त्री विमर्श और द सेकेंड सेक्स, ताकि ये भी पता चले कि स्त्री, इस किताब में जो लिखा है वो हमें दुनिया को, टेक्स्ट को, साहित्य को समझने में, स्त्री विमर्श को समझने में कैसे मदद कर सकता है। तो ये किताब 2 वॉल्यूम्स में है। पहला वॉल्यूम है फैक्ट्स और मिथ्स, जिसमें वही सब तमाम बातें जिनके ऊपर अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे धर्म, कैसे कानून, कैसे साइकोलॉजी, फ्रॉयड के ऊपर उनका एक पूरा चैप्टर है, कैसे साइकोलॉजी स्त्री को देखती है, कैसे साइकोलॉजी बताती है कि स्त्री तो एक अपूर्ण पुरुष है। हाँ, और दूसरा जो उसका वॉल्यूम है वो है लिव्ड एक्सपीरियंसेस। लिव्ड एक्सपीरियंस यानी जो अनुभव स्त्रियां जीती हैं, महसूस करती हैं, सोचती हैं। तो कोई भी थ्योरी जो है, आप जब भी देखेंगे कोई भी थ्योरी जो है वो इन लिव्ड एक्सपीरियंसेस के साथ मिलकर ही कोई काम की थ्योरी बनेगी। आप किताब में बातें लिख लीजिए, लेकिन वो किताब की बातें जो हैं वो जब तक कि अनुभवों के साथ आके नहीं जुड़ेंगी तब तक वो थ्योरी मजबूत नहीं होगी अपने आप में, ग्राह्य नहीं होगी अपने आप में। और मतलब ये फैक्ट, ये सत्य और तथ्य की बात है ना। जो तथ्य हैं, वो जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन वो सत्य कब बनते हैं? जब वो सत्य तब बनते हैं, वो फैक्ट्स, वो तथ्य सत्य तब बनता है जब वो आपके अनुभवों से होके गुजरता है, जब वो प्रोसेस होता है ना। तो उसके प्रोसेस होने का जो तरीका है, उसका आपके अनुभवों से जो गुजरने का तरीका है, वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं। और उनमें फिर वो तमाम मैरिज का इंस्टीट्यूशन, प्रेम को कैसे वो व्याख्या करती हैं, प्रेम पर किस तरह से बात करती हैं, शादी को लेके बड़ी मज़ेदार बात कहती हैं, टू कैच अ हस्बैंड इज़ एन आर्ट and to hold him is a job। एक पति को पकड़ना, फांसना, एक पटा लेना पति तो एक कला है, लेकिन उसको हमेशा के लिए बांधे रखना एक जॉब है, पूरे टाइम की नौकरी है। पत्नी होना एक जॉब है, एक नौकरी है। तो इस तरह से करके वो कई चीज़ें जो है अपने चैप्टर्स में बताती हैं, इन पूरे लिव्ड एक्सपीरियंसेस में। और ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, द सेकेंड सेक्स के दोनों जो चैप्टर्स हैं, फैक्ट्स और मिथ्स। फैक्ट्स मतलब जो सच्चाइयाँ हैं, सच क्या है स्त्री के बारे में, और मिथ मतलब जो झूठ बातें फैलाई गई हैं, दुष्प्रचार हैं, वो क्या है स्त्री के बारे में। तो उसमें भी सिमोन के पास पिछली बहुत सारी परंपराएं हैं। उन्होंने ऑगस्ट बेबल को पढ़ा है। मैंने पिछली बार भी आपको ये बात बताई थी कि ऑगस्ट बेबल की विमेन एंड सोशलिज्म नाम की किताब जो है, उस किताब में उन्होंने एक जगह द सेकेंड सेक्स कहा है स्त्री को, और वहीं से मुझे ये अंदाज़ा था कि मैं ऐसा मानती हूँ बल्कि कि सिमोन ने वहीं से ये शीर्षक लिया है अपनी किताब के लिए। और एंगल्स के काम से वो परिचित हैं। दूसरा जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, लिव्ड एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने तमाम स्त्रियों से के नैरेटिव्स इकट्ठे किए। इज़ाडोरा डंकन को पढ़ा, वर्जीनिया वुल्फ के उपन्यास पढ़े उन्होंने, और एक फ्रेंच उपन्यासकार थी कोलेट,
उनको, उनके काम को पढ़ा, उनके उपन्यास और उनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे उनको पढ़ा, तो इस तरह से तमाम औरतों के अनुभवों को भी वो साथ साथ इकट्ठा करती रहीं। तो आप एक समझ सकते हैं एक ब्रॉडर सेंस में कि कैसे ये किताब बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे आयाम एक साथ समेटती है ना। ज्ञान विज्ञान की तमाम शाखाएं प्रशाखाएं वो स्त्री को ऑब्जेक्टिफाई कैसे करती हैं, वो स्त्री का वस्तुकरण कैसे करती हैं, और स्त्री उनको किन किन फील्ड्स में, किस किस इलाके में कैसे कैसे महसूस करती है, ये दोनों चीज़ें यहाँ कंबाइन होती हैं इस किताब के अंदर। कैसे ज्ञान विज्ञान की अलग अलग जो स्कूल्स हैं वो कैसे स्त्री का ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और कैसे स्त्री उसको अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में, जीवन में, घर में, मंदिर में, दफ्तर में, बाहर हर जगह महसूस करती है। इन दोनों को साथ में जोड़कर ये किताब वो आपके सामने लाती हैं। तो और बचपन की तमाम कहानियाँ तो होती हैं हमारे पास सुनी हुई, उन सारी कहानियों में राम तू किताब पढ़ और सीता तू झाड़ू लगा, वो सब चीज़ें हम पढ़कर बड़े हुए होते हैं, तो हमारे पास अपने भी तमाम अनुभव होते हैं जिनके आधार पर हम थियोरी को परखते हैं। जब आप स्त्री विमर्श की कोई किताब पढ़ते हो तो ऐसा क्यों होता है कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैं ये बात किसी कार्यक्रम में बोल रही थी कि जब मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही होती हूँ स्त्री विमर्श वाला पर्चा, तो अक्सर प्रश्न लड़के पूछ रहे होते हैं, लड़कियाँ अक्सर सिर हिला रही होती हैं, चुपचाप बैठी होती हैं या आँख खोलकर सुन रही होती हैं कि ओह अच्छा ऐसा है, इस चीज़ को ऐसे कहा जा सकता है। उसका यही है कि वो अपने एक्सपीरियंस से उसको रिलेट कर रही हैं, जो थ्योरी मैं बता रही हूँ वो उसके लिव्ड एक्सपीरियंस को देख रही हैं, है ना। तो ये देखिए, ये रेफरेंस पॉइंट पिछले लेक्चर में जिसकी बात हुई थी, तो ये वो रेफरेंस पॉइंट है जिसकी बात मैं बार बार करूँगी। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे, द सेकंड सेक्स को, या स्त्री विमर्श का कोई लेख पढ़ेंगे या कुछ भी कोई किताब पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, तो ये रेफरेंस पॉइंट कैसे अर्थ में बदलाव लाता है, कैसे स्त्री को ऑब्जेक्ट बनाता है, कैसे उसके दमन को जस्टिफाई करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए हमें ध्यान रखनी होंगी। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट जब मेल रेफरेंस पॉइंट बनता है तो ये औरत को ऑब्जेक्ट बना देता है। सिमोन दो चीज़ों मैं अभी आपको बहुत लंबी बातचीत नहीं करूँगी, लेकिन मैं बहुत दो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर बात आज करना चाहती हूँ, ताकि ये जो चर्चा हमने शुरू की थी वो चर्चा थोड़ा सा कंप्लीट जैसा, संपूर्ण जैसी लगने लगे। मैं दो चीज़ों की बात करूँगी, एक तो फेलोसेंट्रिक जो दृष्टिकोण है, जो रेफरेंस पॉइंट जिसकी हमने बात की थी उसी से जुड़ती है वो जाकर बात, और दूसरा अदर की जो अवधारणा थी जिस पर पिछली बार भी बात हुई थी, मैंने संकेत किया था आपको कि इस तरह से ये काम आगे बढ़ता है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर अदर की बात करना, और इस विरिलिटी की बात करना जो सारे संदर्भ को बदल देती है। वो ये शब्द इस्तेमाल करती है, विरिलिटी, शौर्य, पुरुषत्व, पौरुष, ये क्या है? एक शब्द होता है अंग्रेजी में फेलिस, उसका हमारे पास कोई एकदम एप्रोप्रिएट कोई हिंदी शब्द हमारे पास उसके लिए है नहीं, एक उत्थित लिंग जो यौन क्रिया करने में सक्षम है, और ये प्रतीक है ताकत का, ये प्रतीक है शक्ति का, है ना। आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ये ताकत और शक्ति का प्रतीक है, और ये सभी सभ्यताओं में है। पितृसत्ता में दरअसल यही शौर्य, यही शक्ति, यही पुरुषत्व, यही पौरुष जो है, ये सत्ता और ताकत का प्रतीक है, और यही वो मेल रेफरेंस पॉइंट है जिससे स्त्री को देखते हैं जब भी, तो वो अदर बन जाती है, तो वो अदर होती है। ये अदरिंग कैसे होती है, इसमें सिमोन दो बातें करती हैं। अच्छा, इस विरिलिटी को लेके मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, साहित्य से देती हूँ, कि आपको कैसे दिखाई देगा ये कि ये साहित्य में है या कविता में है या किसी किताब में है या किसी की सोच में है, किसी के बात करने के तरीके में है, कैसे पता चलेगा। एक कविता है रघुवीर सहाय की, जिसको भी पूंछ उठाकर देखा मादा पाया। हम सोचते हैं कि भाई आप एक तो सबको पूंछ उठा के देख क्यों रहे हैं। हाँ, जीवन में स्टैंड लेने की जो ताकत आती है वो यहाँ से आती है, पूंछ के पीछे से नहीं आती है। हाँ, लेकिन कवि की दृष्टिकोण में वही विरिलिटी है, ताकत, शक्ति, सत्ता वहीं से आती है, पौरुष से,
उस शौर्य से जिसकी बात सिमोन ने की है, कि वो रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा। इसीलिए हम सब उसी टर्म्स में देखते हैं कि जिसको पूंछ उठाकर देखा मादा पाया। कोई यहाँ बोलने को तैयार नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं करता, किसी की रीढ़ में दम नहीं है, क्योंकि सब मादा हैं। ये जो मुहावरा है, चूड़ियाँ भेज देते हैं तुमको, है ना, चूड़ियाँ पहने हो क्या, ये सारी चीज़ें जो स्त्री है उसको कमतर, कमज़ोर क्यों माना जाता है? क्योंकि सारी जब ताकत का प्रतीक फैलस है, ताकत का प्रतीक फैलस है, तो फिर सारी चीज़ें वहीं से संदर्भित होंगी, स्त्री की व्याख्या वहीं से होगी, वहीं से उसको देखा जाएगा, और फिर संरचना पूरे समाज की वैसे ही बनेगी, उसी तरीके की बनेगी। तो कोई कवि से पूछे कि आपका कोई कह दे कि फेलोसेंट्रिक सोच है आपकी, तो फिर आप कहेंगे कि ये कुछ ज़्यादा स्त्रीवादी बनती हैं। तो आप देखिए तो सही, भाषा की तहों में जाकर देखिए, गहराई में जाकर देखिए कि जब कोई बात करता है तो वो क्या कहना चाह रहा है, उसका टारगेट कहाँ है। ऐसा तो नहीं कि वो एक चीज़ की बुराई करते करते दूसरे को ज़बरदस्ती घसीट के ले आ रहा है। यानी आप अकर्मण्यता, आप कमज़ोरी, आप डरपोकपने को टारगेट करने के चक्कर में आप स्त्री को टारगेट करते हो लगातार। ये बहुत सारी चीज़ों में होता है। किसी मुखर स्त्री को कॉल गर्ल कह देना, किसी बोलने वाली स्त्री को बार गर्ल कह देना, कोई मतलब कोई भी स्लट कह देना, ख़राब शब्द कह देना, ये आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आपका जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो ये फैलस है। और ऐसा नहीं है, ये मत मानिए कि इसका शिकार सिर्फ स्त्रियां होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका शिकार वे पुरुष भी होते हैं जो इस शक्ति के पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं, वो भी इसका शिकार होते हैं, है ना। तो उनकी भी आलोचना लगातार की जाती है। तो ये जो पूरे समाज का जो चिंतन है, जिसमें शौर्य, जिसमें पुरुषत्व, जिसमें विरिलिटी, जिसमें ये जो मर्दाना ताकत है, ये जो फैलस की जो शक्ति है, जब इसी को सुप्रीम मान लिया जाएगा तो फिर सारे अदर बनेंगे। न सिर्फ स्त्रियां बनेंगी, ट्रांसजेंडर भी बनेंगे, वो पुरुष भी बनेंगे जिनके अंदर ये ऐसे गुण कम होंगे, वे पुरुष भी बनेंगे जो पिता नहीं बन पा रहे होंगे, वे पुरुष भी बनेंगे जो अपने जीवन में प्रेम नहीं पा रहे होंगे। तमाम तरह के लोगों को अदर बनाया जा सकता है फिर केवल एक फेलोसेंट्रिक दृष्टिकोण के चलते। तो जब ये रेफरेंस पॉइंट, ये जिसको मैं मेल रेफरेंस पॉइंट कह रही हूँ, वो रेफरेंस पॉइंट दरअसल यही पुरुषत्व और शौर्य है, यही फैलस है जिससे हम देखते हैं, सोचते हैं। तो हम उस एंगल से सोच और देख रहे हैं, इसलिए बाकी सब हमारे लिए अदर हैं। अब सिमोन दो बातें और कहती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं आज डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। वो दो शब्द इस्तेमाल करती हैं, सब्जेक्ट और अदर। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट पुरुष है और अदर स्त्री है। जितने अलग अलग अदर्स हैं जिनकी बात मैंने अभी की, उनकी बात सिमोन ने नहीं की है। ये बाद का जो स्त्री चिंतन है, 60-70 के दशक के बाद का जो स्त्रीवादी विमर्श है, वो ये बात करता है, वो ये सारी चीज़ें खोलता है। लेकिन सिमोन का यहाँ संदर्भ केवल इतना है कि जो सब्जेक्ट है वो पुरुष है और जो ऑब्जेक्ट है वो स्त्री है। सब्जेक्ट क्या होता है? आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवाल किए होंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब आपके पास बस यही ऑप्शन है, हाँ, और इन्हीं में से आप एक चुन सकते हो। सब्जेक्टिव करते हो तो उसमें आप पूरा लंबा चौड़ा आंसर, निबंध लिखते हो पूरा का पूरा, आपके क्या सपने हैं, आपकी क्या सोच है, तो आप अपनी पूरी थिंकिंग उसमें बता रहे होते हो। तो वो कहती हैं कि सब्जेक्ट पुरुष है और जो अदर है वो स्त्री है, वुमन है। जो सब्जेक्ट होता है उसकी एक सब्जेक्टिविटी होती है, उसकी सोच समझ, नज़रिया, उसका सोचने विचारने के तौर तरीके होते हैं उसके पास अपने विचार होते हैं। जैसे कि मनुस्मृति को लेते हैं। मनुस्मृति जो है वो बताती है साफ साफ कि जो सब्जेक्ट है वो मेल है, पुरुष है ना, क्योंकि सब कुछ उसकी दृष्टि और उसकी समझ के हिसाब से वहाँ लिखा गया है। जब मनुस्मृति कहती है कि स्त्रियों को आज़ाद नहीं होना चाहिए,
क्योंकि वो अपनी आज़ादी को नहीं संभाल सकती हैं। जब मनुस्मृति कहती है कि स्त्रियों को गहने आदि सब देकर सामान खुश रखना चाहिए क्योंकि ये तो चंचला होती हैं, ये किसी के भी साथ संभोग कर सकती हैं। जब मनुस्मृति ये कहती है कि स्त्री को संपत्ति का अधिकार नहीं है, स्त्री को नियंत्रण में रहना चाहिए, जब ये तमाम बातें होती हैं तो वो किसका दृष्टिकोण है? क्या स्त्री से पूछा क्या कभी? क्या मनुस्मृति ने किसी स्त्री को कंसल्ट किया कि सुनो हम तुम्हारे बारे में ये चीज़ लिख रहे हैं? आज बड़ी एक मज़ेदार बात हुई है कि मैंने अभी आप मेरी वॉल पर अगर जाके देखेंगे तो मैंने एक पोस्ट लिखा जिसमें कुछ बात थी कि पुरुषों को प्रेम निवेदन करना नहीं आता है, उन्हें सीख लेना चाहिए। तो आप कुछ लोग उसमें ऑब्जेक्ट करने आते हैं कि आप सबको एक तरीके से समझती हैं, आपने सबको एक ही डंडे से हाँक दिया। जब भी इस तरह की कोई पोस्ट लिखो तो ज़रूर इस तरह से 2-4 लोग कहने आते हैं। मैं उनके प्रति विनम्र निवेदन करती हूँ ये चीज़ कि मैं किसी एक को टारगेट नहीं करना चाहती हूँ, आप उसको पर्सनली क्यों लेते हैं, है ना? आप ये समझ के देखिए कि अगर मनुस्मृति सिर्फ स्त्रियों को टारगेट कर रही है और उनसे पूछ भी नहीं रही है, उनकी सब्जेक्टिविटी पे बात ही नहीं हो रही है कि वो क्या चाहती हैं, वो क्या सोचती हैं, इस बारे पे उनका क्या मत है, उनका क्या ख्याल है, वो नहीं पूछ रही हैं कुछ भी। किसी स्त्री ने कभी आपत्ति नहीं की कि आप जब बोलते हैं तो आप सारी स्त्रियों के बारे में बोलते हैं, स्त्री को ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उसी का ऑब्जेक्टिफिकेशन कर देते हैं। कोई आपत्ति नहीं करता कि आप कुछ स्त्रियां कह के क्यों नहीं बात करते। हम तो नहीं किसी की पोस्ट पे कहने जाते, जो भी इस तरह की स्त्री विरोधी पोस्ट होती है हम उस पर ये कभी भी नहीं कहते हैं कि आप कुछ स्त्रियां कहकर बात करिए, सब ऐसी नहीं होती हैं, है ना? लेकिन हमको तुरंत ये क्या होता है ना कि आप वही चीज़ लगती है कि ये पर्सनल अटैक हो रहा है, जबकि वो पर्सनल अटैक नहीं है, वो निजी नहीं है और बिल्कुल उसको उन चीज़ों के समान में रख के नहीं देखा जा सकता है। आप सब्जेक्टिविटी, स्त्री की जो सब्जेक्टिविटी है उसको आप अकाउंट में लेने को तैयार ही नहीं है। जब वो ये कहना शुरू कर रही है, सदियों तक आपने अपनी किताबों में जो लिखा सो लिखा, हमने पढ़ा, लेकिन आज जब वो अपने लिव्ड एक्सपीरियंस की बात करती है, जब वो अपने अनुभव की बात करती है तो आप नहीं सुन पाते हैं, है ना? ये उसकी सब्जेक्टिविटी को खारिज करना है। वो सब्जेक्ट नहीं, वो केवल ऑब्जेक्ट बनाई जा रही है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट समझ जाएंगे कि क्या होता है ऑब्जेक्ट, तब आप समझेंगे कि अदर कैसे वो बनती है और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो अदर है, ये दरअसल उसके ऑब्जेक्टिफिकेशन से बनती है कि उसको मान लिया जाता है कि ये तो एक वस्तु है। जब हम लिखेंगे कि उसको आज़ादी का हक नहीं है, जब उसको संपत्ति का हक नहीं है, उसको कोई अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, जब हम ये सब बातें लिख रहे हैं तो वो तो ऑब्जेक्ट करने आएगी नहीं। क्यों आएगी ऑब्जेक्ट करने? आप फसल तो थोड़ी ना पूछेंगे कि तुम्हें कब काटें, बताओ फसल तुम्हें कब काटें, तब कब तुम्हारी बुआई करें। आप मालिक हैं, आप अपने हिसाब से करेंगे। अब आप चेयर पे बैठे हैं, इस कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी से थोड़े ना आप पूछेंगे कि तुम्हें किस कोने में बैठना है भाई बताओ, या तुम पर कौन सा गद्दा बिछाएं, कौन सा रंग करें। कुर्सी से तो नहीं पूछोगे आप, है ना? या आप गाय से नहीं पूछोगे कि तुमको कितना दूहें और कितना तुम्हारे बछड़े के लिए छोड़ दें, उससे तो आप नहीं पूछेंगे। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो सब वस्तुएं हैं। इसी तरह से स्त्री भी एक वस्तु है। जब आप निर्णय करेंगे तो आप उससे नहीं पूछेंगे, जब आप फैसला करेंगे तो उससे नहीं पूछेंगे। जब आप उस कुर्सी पर बैठेंगे, कुर्सी की तरह ही है वो, कुर्सी पर बैठेंगे तो आप सोचेंगे ही नहीं कि इसकी भी कभी ख्वाहिश होगी कि बस भाई थोड़ा मुझे भी घूम फिर कर चल फिर कर आने दो, मुझे भी सांस लेने का हक है, तुम कब तक मेरी गर्दन पे पाँव रखे रखोगे। तो वो उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट मतलब जो नॉन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब जो नॉन एजेंट है, ऑब्जेक्ट मतलब अगर शॉर्ट में कहा जाए तो जो वस्तु है। तो इस तरह से जब उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उसकी अदरिंग होती है, फिर उसके बारे में नहीं आप विचार नहीं करते। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आप अगर बाज़ार में अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो उसमें जो ड्राइविंग सीट होती है, ये मैं अपना अनुभव भी बता रही हूँ कि जिस समय मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी तो अपनी कमाई से कार खरीदी थी, छोटी सी कार थी बहुत, लेकिन वो मेरे नाम से थी।
तो मैंने ख़ास तौर पे कहा था उनसे कि जहाँ मैं बैठूँगी ड्राइव करूँगी, इसे मैं चलाऊँगी, मेरे नाम से है, तो ये जो शीशा आप लगाते हो ना बगल की सीट पर, जो सनशेड पर, वो शीशा इधर ड्राइविंग सीट पे लगाना, क्योंकि ऐसा नहीं मिलेगा आपको। मान लिया जाता है कि ड्राइव करने वाला तो पुरुष ही होगा जो गाड़ी को चला रहा होगा, जो बगल में बैठी होगी वो महिला होगी। तो ये मेरे हिदायत देने के बावजूद भी मुझे गाड़ी वैसी ही मिली कि जिसमें ड्राइविंग सीट पर जो सनशेड था उसमें वो शीशा नहीं था और बगल की सीट पर था, जिसका मेरे लिए कोई इस्तेमाल नहीं था। इस तरह स्ट्रक्चर में पिछली बार मैंने बताया था कि कैसे जब पुलिस फोर्स में महिलाएं आईं तब समझ में आया कि महिलाओं के अलग शौचालय की ज़रूरत है थानों में। तो स्ट्रक्चर के अंदर महिलाओं के हिसाब से चेंजेस होते हैं, ज़रूरी होते हैं। ये बाद में समझ में आता है जब वो अपना स्पेस क्लेम करना शुरू करती हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये कि क्योंकि ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है इसलिए वो कहीं आपके संदर्भ में के केंद्र में नहीं होती हैं। आपको कहीं नहीं दिख रहा होता है कुछ लिखते हुए कि इस पर कोई ऑब्जेक्ट कर सकता है, इस पर कोई आपत्ति कर सकता है, इस पर कोई बात कर सकता है। जैसे मैं इतिहास से उदाहरण दूँ आपको, आजकल मैं स्त्रीवादी आलोचना दृष्टि पर काम कर रही हूँ, तो मैं उसमें इतिहास की जितनी किताबें हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की जितनी किताबें हैं, उनको खंगाल के पलट कर देख रही हूँ। आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ें उन इतिहासों में मिलेंगी। इतिहासकार की स्त्री को देखने की दृष्टि कैसी है। मीरा के बारे में लिखते हैं कि एक इतिहासकार लिखते हैं कि हिंदू जाति की जो सबसे श्रेष्ठ परकीया नायिका हो सकती है वह मीरा है। मीरा एक जीती जागती स्त्री थी, मनुष्य थी और उसने अपने मनुष्य होने के जो ख्वाब हैं, जो सपने हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी जिस भी तरह की, भले ही वो भक्ति से जुड़ी थी, उनको मीरा जो है वो दर्ज कर गई हैं, लिख गई हैं। उसके बावजूद जो इतिहासकार है वो उसको नायिका में बदल रहा है। नायिका मतलब एक हीरोइन है। हीरोइन शब्द का वो वाला अर्थ मत लें, एक नायिका है। एक किताब में जैसे एक नायिका होती है, कहानी के अंदर जैसे एक नायिका होती है, तो वो कहानी का पात्र नहीं है, वो वस्तु नहीं है। कहानी का पात्र चाहे आप उसमें कितने भी प्राण डाल लें लिखते लिखते, लेकिन वो जीवंत नहीं है। तो ऐसे में उसको एक वस्तु बना देना कितना ख़राब नज़रिया है। ऐसे ही शेख के बारे में, शेख एक कवि थी मध्यकालीन, उनके बारे में एक इतिहासकार लिखते लिखते कहते हैं कि वो बहुत प्रतिभाशाली थीं लेकिन बड़ी लज्जाहीन थीं। अशोभनीय बातें लिख गई हैं क्योंकि वो श्रृंगार काल में लिख रही थी। तो सब पुरुषों का श्रृंगार कालीन कविता लिखना जायज़ है, लेकिन स्त्री के लिए तो मर्यादा अलग हो जाएगी ना, क्योंकि आप उसको मेल रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे तो आप कहेंगे कि वो लज्जाहीन है, वो अशोभनीय है उसका लिखना। तो ऐसे तमाम उदाहरण आपको साहित्य में जगह जगह मिलेंगे, कविता में जगह जगह मिलेंगे। उनको देखना और समझना आँख खोल के, उसमें ये किताब आपकी मदद करती है। तो स्त्री विमर्श की जब आप बात करते हैं कि क्या है स्त्री विमर्श, यही स्त्री विमर्श है। और जब आप स्त्री विमर्श करते हैं तब आप स्त्री विमर्श के आधार पर किसी कृति की आलोचना करते हैं, तब आप इन्हीं चीज़ों को वहाँ से निकाल कर सामने लेकर आते हैं। तो उसका ऑब्जेक्ट बना देना स्त्री को, उसको वस्तु बना देना, ठीक वैसे ही जैसे कोई टेबल है, जैसे कोई चेयर है, जैसे फसल है, जैसे गाय है, जैसे कोई और है। लेकिन बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि गाय फिर भी खूंटा तोड़ोगे तो छूट जाएगा तो भाग जाएगी। स्त्रियाँ नहीं भागती हैं खूंटा टूटने पर। गलती से खूंटा टूट गया और वो भाग गई, क्यों नहीं भाग पाती हैं उस पर हम अभी आएंगे। लेकिन इस ऑब्जेक्ट वाले बिंदु को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी अपने संदर्भों में, अपने भारतीय संदर्भों में, कि अपने शास्त्रों में भी स्त्रियों को देह माना गया है, केवल देह माना गया है। उनको माना जाता है कि उनके अंदर आत्मा नहीं होती है ना, उनमें आत्मा नहीं है, वो केवल देह हैं और उनको मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष जो है वो पुरुषों के लिए है। पुरुषार्थ 4 किस्म के माने जाते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। ये चारों पुरुषार्थ केवल पुरुष के लिए हैं, स्त्रियों के लिए नहीं है। यहाँ तक कि कला जो है,
कविता करना, रचनाएं करना, लिखना, ये सारा जो काम है, इसके पीछे क्या मकसद है? वो भी चार यही मकसद हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु। ये मोक्ष भी उनके लिए, धर्म भी उनके लिए। बहुत धार्मिक बनती हैं स्त्रियां, बहुत उनको धर्म का पालन करने में खुशी होती है भी सच, क्योंकि जो एक जगह पे टिका रह सकता है, स्त्रियां बहुत उनका बाहर निकलना घर से नहीं होता था। ऐसे में ही जो आप धर्म के जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको तभी फॉलो कर सकते हो, जिसको बाहर बार बार निकलना है, जिसको आना जाना है, जिसको नौकरी व्यवसाय करना है, कभी इससे मिलना है, कभी उससे मिलना है, हर तरह के लोगों से जिसको काम पड़ना है, वो धर्म के नियम बहुत कायदे से नहीं फॉलो कर सकता है। तो वो स्त्रियों के पल्ले डाल दिया गया कि आप इसके एक एक नियम को, एक एक कानून को, एक एक व्रत को, एक एक त्यौहार को, मतलब स्ट्रिक्टली, अगर बेसन का लड्डू बनना है तो बेसन का ही बनना है, अगर ये चढ़ना है फूल तो यही फूल चढ़ना है, और अगर ये घर में नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, ये देहरी नहीं लांग सकती, वो स्त्री जो है वो अपवित्र है। मतलब तमाम तरह की जो धार्मिक पाबंदियां थी, उन सबको, नियमों को फॉलो करना औरत का काम था। पुरुष वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनको लगातार बाहर निकलना है, सैकड़ों तरह के लोगों से मिलना है, न जाने कितने युद्धों में जाना है, न जाने कितने कितने कत्ल करने हैं, किस किस को छूना है, क्या क्या करना है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो पूरा धर्म का जो कारोबार था वो इनके ऊपर डाल दिया गया। उसके बाद भी पता नहीं क्यों स्त्रियों को लगता है कि धर्म उनको कुछ दे देगा, जबकि धर्म कहता ही नहीं है कि स्त्रियों की मुक्ति है। वो मोक्ष मानता ही नहीं है उनके लिए कि मोक्ष उनको मिल सकता है। उनकी जैसे स्त्री वैसे कुत्ता, जैसे कुत्ते में आत्मा नहीं है, उसकी आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगी, ऐसे स्त्री की आत्मा भी स्वर्ग नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें आत्मा है ही नहीं, क्योंकि वो तो केवल देह है, केवल बॉडी है, शरीर है, और इसलिए वो अपने केवल शरीर के बारे में सोचती रहती है, केवल वो शरीर तक ही सीमित रहती है। अध्यात्म भी उसके लिए नहीं है ना, अध्यात्म भी उसके लिए नहीं है, भक्ति भी उसके लिए नहीं है। ये आप जानते हैं कि कैसे बौद्ध धर्म में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए एक बड़ी लड़ाई थी। खुद बुद्ध की जो अपनी माँ थी वो संघ में आना चाहती थी बुद्ध के, और बुद्ध ने कहा था नहीं, स्त्रियों के लिए मैं ये नहीं अलाउ कर सकता हूँ, स्त्रियाँ नहीं आ सकती। फिर बाद में आनंद जो उनके भाई थे, उनके इंटरवीन करने पर इजाज़त तो मिली स्त्रियों को आने के लिए संघ के अंदर। लेकिन बुद्ध ने उस समय एक बात कह दी थी। बुद्ध ने उस समय ये कहा था अपने फॉलोअर्स के सामने, अपने शिष्यों के सामने, कि स्त्रियों को मैंने प्रवेश तो दे दिया बौद्ध संघ में, लेकिन इससे बुद्ध धर्म की जितनी आयु होनी थी उसकी आधी रह गई है। जितना ये चलना था अब ये उसका केवल आधे समय तक ही चलेगा। मतलब अगर 500 बरस चलना था बौद्ध धर्म, तो अब केवल 250 बरस चलेगा, क्योंकि स्त्रियों का इसमें प्रवेश हो गया है। तो जो धर्म स्त्री को आत्मा नहीं मानते, जो धर्म स्त्री में प्राण नहीं मानते, जो उसकी सत्ता को नहीं मानते, उस धर्म के लिए जान क्यों देना है स्त्रियों को, मैं ये कभी समझ नहीं पाई। इन सारी चीज़ों की आलोचना किताब में भी होती है और हम लगातार उसकी आलोचना करते हैं। तो सिमोन धर्म से टकराती हैं, सिमोन कानून से टकराती हैं, वो इतिहास से टकराती हैं, तमाम ये सारी चीज़ें जो स्त्रियों को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट बनाती हैं, और उनके उस ऑब्जेक्टिफिकेशन को परमानेंट करने के लिए, कि हमेशा बना रहे, उसको हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए फिर तरह तरह के कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं और परंपराएं हैं, उनकी दुहाई है, ऐसा होता आया है, ऐसा होता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। दुष्प्रचार हैं, झूठी बातें हैं। बंगाली राजसुंदरी देवी की, अमार जीवन, अगर आपने सुना होगा नाम उनका, राजसुंदरी देवी का, कभी राजसुंदरी देवी भी कहते हैं। तो वो उस स्त्री के लिए पढ़ना कितना मुश्किल था। वो अपने घर में किताबें अपने बच्चों की देखती थी, पति की देखती थी, और बहुत परेशान होती थी। उसके दिल में एक तड़प उठती थी कि है क्या इस किताब के अंदर, ये जो इसे खोल कर पढ़ते हैं, रामायण थी, इसको खोल कर पढ़ते हैं, इसमें है क्या, क्यों मैं वो अक्षर नहीं पढ़ सकती। तो उसने अपनी अमर जीवन जब पढ़ना सीख लिया, उसके बाद लिखना सीख लिया, तो बहुत सिंपल सी, बहुत ही प्लेन सा टेक्स्ट है वो एक, लेकिन उसमें वो ये बात लिखती है कि स्त्रियों को कहा जाता था कि अगर तुम पढ़ी तो तुम्हारा पति मर जाएगा। तो ये भय होता था, भय उनके अंदर होता था। तो मैं शर्म के मारे किसी किताब को कभी हाथ नहीं लगाती थी। लगता था कोई देख लेगा तो बाप रे, मेरी कितनी बदनामी होगी कि मैंने किताब को हाथ लगाया।
तो वही होता है कि जब वो किताबों को हाथ लगाना सीख गई, जब वो किताबों को पढ़ना सीख गई, जब वो किताबों की आलोचना करना सीख गई, तब उनको समझ में आया कि उनको अपनी सब्जेक्टिविटी को दर्ज करना है। तो जो मैंने अभी शुरू में थोड़ी देर पहले बात कही थी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दो ये शब्द के का इस्तेमाल करती हैं सिमोन। तो जो सब्जेक्ट है वो पुरुष है, यानी सब सपने उसके, ख्याल उसके, लक्ष्य उसके, युद्ध उसके, वीरता उसकी, तमाम चीज़ें उसके दृष्टिकोण से ही समझी जाएंगी, क्योंकि वो मनुष्य है, क्योंकि वो पुरुष है, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी का प्रतिनिधि है, और क्योंकि देश, राष्ट्र, घर सब उसको संभालना है, तो सब उसके एंगल से देखा जाएगा। और ऑब्जेक्ट स्त्री है और इसलिए वो अदर है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जब निर्णय होंगे, जब फैसले होंगे, जब योजनाएं बनाई जाएंगी, जब व्याख्याएं होंगी, जब परिभाषाएं रची जाएंगी, तो उनका हम नाम नहीं लेंगे। तो तमाम साहित्यकारों की कृतियों को भी लेकर सिमोन यहाँ व्याख्या करती हैं कि देखिए ऐसा ऐसा सब ये सब लोग लिख गए हैं, और कैसे वो दृष्टिकोण जो रेफरेंस पॉइंट है उनका मेल रेफरेंस पॉइंट रहा है, उसको पकड़ना, उसको समझना ज़रूरी है। जब भी आप कोई कृति पढ़ेंगे, जब आप भी कोई रचना पढ़ेंगे, तो उस मेल रेफरेंस पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि कैसे वो स्त्री को खारिज करता है, उसका होना खारिज करता है। जिसको भी पूछ उठाकर देखा मादा पाया, अरे भाई, या कोई कवि कविता लिख रहा है कि तुम रसोई में काम कर रही थी, तुम वहाँ काम कर रही थी, तुम, अरे तो वही काम करती चली जा रही है। कवि एंड तक ये तक नहीं लिखता कि मैं उठ के आ जाता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। आप सिर्फ दर्शक को जो दूर से बैठकर देख रहा है कि एक जो स्त्री है उसके घर की काम, तो ये सहानुभूति जो है, ये सहानुभूति कहाँ से आती है? ये भी उसी मेल रेफरेंस पॉइंट से आ रही है। आप वहीं से देख रहे हैं और आप ये जताना चाह रहे हैं कि संवेदनशील हैं, जबकि वो केवल दया है। किसी पर भी दया आ सकती है, एक बेजान जानवर के ऊपर आपको दया आ सकती है। बेचारा गधा, देखो कितना बोझ उठा के जा रहा है, बेचारा गधा, देखो उसको मालिक उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, देखो बेचारा गधा, उसको खाने को कितना कम मिलता है। ये सहानुभूति नहीं जो है, ये स्त्री का पक्ष है, ये स्त्री का पक्ष नहीं है। या फिर ये तरीका साहित्य में कि कविता लिखते हुए कोई कवि कह रहा है कि मैं यहाँ युद्ध लड़के आया, मैं वहाँ जंग करके आया, या मैं जीवन में इतना कष्ट पाया, ये हुआ वो हुआ मेरे साथ, और अंत में मुझे तुम्हारे कंधों पे आराम मिलता है, अंत में मुझे तुम्हारी गोद में सर रखने से चैन मिलता है। आपकी कविता में वो केवल एक गोद है, बाहें हैं, ज़मीन है, सिर्फ ऐसी चीज़ें हैं। वो स्पेस है जिसमें आप आराम पाते हो, है ना। वो अपने आप में उसकी कोई स्पेस नहीं है। वो आपकी कविता में, आपके साहित्य में अपने वजूद को लेकर नहीं आ रही है, वो आप ही के वजूद के लिए एक केवल फैसिलिटेटर बन के आ रही है। वो केवल आप ही को सुविधाएं देने के लिए आ रही है कि आप वो गोद है जिसको आप याद कर रहे हो। वो एक बुद्धि है, वो एक मन है, वो एक दिमाग है, उसके कुछ सपने हैं, उसकी कुछ आकांक्षाएं हैं, उसकी आपके प्रति कुछ शिकायतें हैं, वो कहीं दर्ज नहीं होती हैं। तो जिस साहित्य में ये सब चीज़ें नहीं दर्ज होती हैं, वहाँ फीमेल सब्जेक्टिविटी नहीं है, वहाँ फीमेल केवल ऑब्जेक्ट है। ये बात समझने के लिए है, ठीक है। तो एक तो ये कि कैसे वो ऑब्जेक्ट होती है, जब वो ऑब्जेक्ट बनती है तो वो अदर हो जाती है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर, विरिलिटी, ये सारी चीज़ें, ये सारी वोकेबलरी, ये सारे जो शब्द हैं, फैलस और फेलोसेंट्रिक सोच, ये सारी, ये आपके हाथ में औजार हैं। ये एनालाइज करने के लिए, आलोचना करने के ये सारे टूल्स हैं। समझने के लिए, अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए इनको जितना आप पढ़ते हुए इस्तेमाल करेंगे, उतना आप एक स्त्रीवादी होते जाएंगे। आपका नज़रिया स्त्रीवादी होता जाएगा। आपको स्त्रीवाद ये नहीं कह रहा है कि आप एक पर चाबुक चलाइए, वो आपको ये कह रहा है कि आप देखिए कि कहाँ चाबुक चल रहा है। वो आपको कहता है कि अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि कैसे किसी एक को उसके सेक्स की वजह से कमज़ोर बताया जा रहा है, कैसे उसको ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। ध्यान से आंख खोलकर देखिए और पढ़िए कि कैसे किसी एक को उसके वजूद से खारिज किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। यहाँ मैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, मैं अंत करते करते एक दो चीज़ें केवल इसमें जोड़ देना चाहती हूँ कि एक तो अदर सिर्फ औरत नहीं है, ये बात हम सिमोन के काम में ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद में, ये काम बाद में हुआ है। अदर
और भी बहुत सारे तैयार होते हैं। बीच में मैंने संकेत किया था कि अगर मेल रेफरेंस पॉइंट है, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ये विरिलिटी है, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ये फैलस है, शक्ति का ये प्रतीक है, तो फिर सारे जो हैं जिनमें ये नहीं है वो सब अदर हो जाएंगे। ठीक है, ये अदर जो है इन सब का चिंतन, इन सब के बारे में हमें अलग अलग तरीके से सोचना होगा। दूसरी बात ये है कि सिमोन ये कहती हैं कि जब वो अदर की बात करती हैं तो वो ये कहती हैं कि जो स्त्रियां हैं वो अपना जो ऑप्रेसर है, जो उनका शोषक है, जो उनका दमन करते हैं, जो संस्थाएं, जो व्यवस्थाएं उनका दमन करती हैं, हाँ, वो उन्हीं के हिसाब से अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की मैंने शुरू में बात की थी, मैं वापस वहीं आ गई हूँ, है ना। पॉलिटिक्स ऑफ लिबरेशन, ये शब्द उन्होंने बोला है। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ लिबरेशन जो है, ये जिसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहा गया बाद में, ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये यहाँ से जुड़ता है आकर। वो कहती हैं कि जो ऑप्रेसर है उसके हिसाब से स्त्रियां अपने आप को बांट लेती हैं। जैसे पितृसत्ता ऑप्रेसर है, दमनकारी है, शोषक है, और पितृसत्ता ने भी अपने कई कई रूप बनाए हुए हैं। एक धर्म के हिसाब से, मतलब एक मुस्लिम पितृसत्ता पेट्रियार्की अलग होगी, एक हिंदू पेट्रियार्की अलग होगी, क्रिश्चियनिटी में जो पेट्रियार्की है वो अलग तरीके से काम करती है, नॉर्थ ईस्ट में पेट्रियार्की अलग तरीके से काम कर रही होती है। दक्षिण में ऐसा नहीं है कि केरल में अगर 100% साक्षरता है तो पेट्रियार्की वहाँ नहीं है, उसका एक अलग फॉर्म, एक अलग रूप वहाँ पर मौजूद है। तो लेकिन स्त्रियां अपने आप को उन्हीं ऑप्रेसर जो हैं उनके हिसाब से अपनी व्याख्या करती हैं, है ना। उन्हीं ऑप्रेसर्स के जैसे वो बांटते हैं, जैसे मर्दों ने दुनिया को अलग अलग धर्म, जाति, नस्ल और इन सब में बांटा है, वो अपने आप को उसी से जोड़ कर देखती हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं ब्लैक हूँ, मैं वाइट हूँ, तरह तरह। इस वजह से क्या होता है कि सिर्फ औरत होने की वजह से वो अपने आप को कभी वी नहीं बोलती। यहाँ जिस समस्या पर सिमोन ने इशारा किया है वो मुझे लगता है उस पर आगे भी और बात हो सकती है। हम उसको इंटरसेक्शनैलिटी तक ले जा सकते हैं और निश्चित रूप से उस पर बात होनी ही चाहिए। लेकिन ये एक समस्या है कि हम लोग वी नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमने अपने ऑप्रेसर के हिसाब से अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमारी अलग अलग समस्याएं हैं, इसीलिए फेमिनिज्म ने बाद में अपने जो रूप थे अपने आप को अलग किया, फेमिनिज्म्स हो गए। जब पेट्रियार्कीज हो गई हैं, जब पितृसत्ताएं हो गई हैं इतनी सारी, तो स्त्रीवाद भी बहुत सारे होंगे, है ना। पंडिता रमाबाई की किताब हिंदू स्त्री का जीवन पढ़कर देखिए, कितनी पुरानी किताब है, 1882 की लिखी हुई किताब है। उसको पढ़कर देखिए कि किस तरह से वो हिंदू पेट्रियार्की पर हमला कर रही हैं, है ना। तो इसीलिए हमको मान लेना चाहिए कि हमारे जो सवाल हैं, सिमोन के समय के जो सवाल हैं वो भी हैं, और हमारे अपने समय के जो और नए सवाल हैं वो भी आज स्त्री विमर्श की लड़ाई के साथ हम जुड़ गए हैं, वो सारे सवाल भी। तो अभी हमारी जो लड़ाई है वो बहुत अलग अलग उसके मुख खुल चुके हैं, अलग अलग मोर्चे हैं उसके, जहां उसको लड़ना है ताकि हम उस वी को पा पाएँ, अचीव कर पाएँ, जिस वी की बात सिमोन ने की है। कि इसलिए वो अपने आप को वी नहीं कहती हैं क्योंकि अलग हो जाते हैं। दलित स्त्रीवाद जो है वो अपने आप को जो दूसरा जो सवर्ण स्त्रीवाद है वो उससे अलग करता है। ब्लैक फेमिनिज्म अपने आप को वाइट फेमिनिस्ट औरतों से अलग करता है। एंटायर वुमन सोजोर्नर ट्रुथ ने एक बार खड़े होकर एक मीटिंग में, महिलाओं की मीटिंग में कहा था कि आप लोग सब अपनी अपनी बात कर रहे हो, मैं औरत नहीं हूँ, मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मैं औरत नहीं हूँ तो मेरे सवाल कहाँ हैं, मेरे प्रश्न कहाँ हैं। ऐसे दलित महिलाओं ने कहा कि हमारे सवाल कहाँ हैं, जाति से जुड़े हुए सवाल तो हैं ही नहीं इसमें। तो वी होने के लिए भी जो सिमोन कह रहे हैं कि क्योंकि हम अपने आप को ऑप्रेसर के नज़रिए से ही हम अपने आप को बांट लेते हैं, उन्होंने दुनिया को बांटा, हमने भी अपने आप को उसी नज़रिए से बांट लिया। तो उसका हल क्या है? ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक नतीजा, इसका एक उपाय क्या होगा? इसका उपाय सबसे ज़रूरी यही है कि हम अपने फेमिनिज्म में फेमिनिज्म्स को जगह दें। बहुत सारे स्त्रीवाद जो हैं वो एक साथ जुड़ जाएं। जैसे बहुत सारी चीज़ें सिमोन ने एक साथ जोड़ी, स्त्रीवाद को भी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ना होगा। हमें जब भी बात करनी होगी तो हमें जाति पे भी बात करनी होगी, साथ साथ धर्म पे भी बात करनी होगी, साथ साथ कानून की भी बात करनी होगी, साथ साथ
ब्लैक मुद्दों पे भी बात करनी होगी। इसलिए जब हम कहते हैं, शुरू में मेरा सेंटेंस था कि स्त्रीवाद सामाजिक न्याय की लड़ाई है, तो ये सारे लड़ाइयाँ एक साथ जुड़ते ही जेंडर के साथ स्त्रीवाद को एक सामाजिक न्याय की लड़ाई में बदलती हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बातें आज हो गई हैं और 1 घंटा भी हो गया है। मैं केवल एक बात, अपना अनुभव आपके साथ साझा करूंगी और फिर इस चर्चा को बंद करेंगे हम आज के लिए, और मानेंगे कि हाँ, सिमोन पर हमने मतलब एक लगभग एक संपूर्ण बातचीत कर ली है। वो अनुभव ये कि एक बार फेसबुक पर मैंने अपनी तमाम किताबें, आप पीछे देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारा एक रैक केवल जो है एक अलमारी पूरी स्त्रीवाद की किताबों से अटी हुई है। तो वो उसमें से कुछ किताबें एक साथ रख के मैंने एक तस्वीर ली और पुस्तक दिवस जो होता है, वर्ल्ड बुक डे, उस पर मैंने उस फोटो को लगाया फेसबुक पर, और उसके नीचे लिखा कि ये वो किताबें हैं जिन्होंने मुझे बिगाड़ा मतलब जिन्होंने मुझे समझाया, जो मैं हूँ, जो मैं अब तक बन पाई, उन्होंने मुझे उसमें मदद की वो होने में। वहीं किसी ने कमेंट किया था, एक सज्जन वहाँ लिख गए थे कि अच्छा, तभी आपका दृष्टिकोण इतना संकीर्ण है। तो मुझे हैरानी हुई इसी बात की कि जब एक इतिहासकार तो बड़ी बात हो गई, मैं भी बहुत बड़ी स्त्री विमर्शकार नहीं हूँ, मैं जितना पढ़ती हूँ, जितना समझती हूँ, उतना आप लोगों से साझा करती हूँ, जितना मैंने अब तक पाया है मैं वो आपसे बांटती हूँ सिर्फ। और अगर वो आपको काम का लगता है तो आप उसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, उसमें मदद कीजिए, योगदान दीजिए। मैं कोई विद्वान होने का मेरा कोई दावा नहीं है। तो इतिहासकार तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई इतिहास का स्टूडेंट भी है, शोधार्थी भी है, टीचर भी है, और वो इतिहास की बहुत सारी किताबें लगाता है, तो नीचे कोई नहीं लिखेगा कि आपका दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है, आप सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। कोई दर्शन पढ़ता है तो उसके लिए कोई नहीं लिखेगा, आपने बहुत सारी दर्शन की किताबें लगाई हैं, आपका तो दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है। या कोई भी और विषय, या अगर कोई साहित्य ही पढ़ता है सिर्फ, ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे फेसबुक पर बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कविता लगाते हैं, कविता के अलावा कुछ भी नहीं लगाते हैं। कोई नहीं कहता कि आपका दृष्टिकोण संकीर्ण है। कितने सारे लोग हैं फेसबुक पर जो सिर्फ किताबों की और अपने साहित्य की और अपने साहित्यिक अचीवमेंट्स की ही बात करते रहते हैं, कोई नहीं कहता आपका दृष्टिकोण संकीर्ण है। कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ तस्वीरें ही लगाते रहते हैं, उनको कोई नहीं कहता आपका दृष्टिकोण संकीर्ण है। कमाल की बात यह है कि अगर सिर्फ स्त्रीवादी किताबें लगा दी जाएं, और ऐसा एक बार नहीं, मैं न जाने कितने सालों से सोशल मीडिया पर हूँ और ब्लॉगिंग में रही, जब भी, सिर्फ मैं नहीं, आप भी करके देख लीजिए, अगर आप भी ये करेंगी तो आपके साथ भी यही होगा कि आप, पुरुष भी, एक स्टूडेंट है मेरा फेसबुक पर ही, उसकी भी यही समस्या है कि जब उसने विमेन स्टडीज़ एमए में पढ़ना शुरू किया, कौशल अगर सुन रहे हो तो कौशल ये बात की गवाही देगा, तो उसको अपने पीयर जो ग्रुप था, जो लड़के थे, जो उसके दोस्त थे, उन्होंने इस बात पे तंज किया कि क्या विषय पढ़ रहे हो। तो ये क्या है? ये मिसोजिनी है, ये स्त्री के प्रति एक द्वेषपूर्ण दृष्टिकोण है जो पूरे विषय को ही बता देता है कि कितना ख़राब और इसमें पढ़ने को है क्या। तो अगर मैं स्त्रीवाद पढ़ती हूँ तो ये मेरे नज़रिए को संकीर्ण बनाता है, जबकि मैंने ये महसूस किया कि स्त्रीवाद पढ़ने के बाद जितना मैं पढ़ती गई उतना मेरा दृष्टिकोण खुलता गया। अब इस किताब की ही बात, अगर इसी किताब की हम बात कर रहे हैं ना, इस किताब के जो 2 वॉल्यूम हैं उनके अंदर फ़िलॉसफी है, उनके अंदर साइकोलॉजी है, उनके अंदर एंथ्रोपोलॉजी है, उनके अंदर लिटरेचर की जानकारी है, पूरा का पूरा साहित्य की जानकारी है, उनके अंदर कानूनों की, न केवल अपने देश की बल्कि बाकी और सारे देशों में जितने प्रचलित कानून रहे, ऑनर किलिंग्स को लेके कैसे जस्टिफाई करते रहे कानून तमाम देशों में, उन सब की यहाँ पे जानकारी है, धर्मों की सबकी जानकारी है। इतने सारे विषयों की जानकारी के बाद एक स्त्री ये किताब द सेकंड सेक्स लिख रही है, जिसको पढ़ने के लिए, जिसको समझने के लिए मैं अभी तक ये दावा नहीं कर सकती आपको कि मैंने इसको, मतलब एक वर्ड शुरू से लेकर आखिरी A to Z, मैं तो इसकी एकदम प्रकांड विद्वान हूँ, मैं नहीं दावा कर सकती हूँ। मैंने इसको कई बार पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा हिंदी में, जो प्रभा खेतान ने जिसका ट्रांसलेशन किया था, क्योंकि अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन पहले से ही ख़राब था, एब्रिज्ड था,
उसमें बहुत सारी एडिटिंग थी, उसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए थे मूल से, तो वो ख़राब था। तो जो पतली सी है वो आप देखेंगे इसके सामने वो कुछ भी नहीं है, तो वो भी उतना ही ख़राब था और बाद में उसको मार्केट से हटा लिया गया। पिछले 10 साल से 12 साल से उसकी प्रिंटिंग बंद है। तो इस किताब को पढ़ने के लिए आपको फ़िलॉसफी समझनी पड़ेगी। पहले आपको जानना पड़ेगा कि हेगल जो है उनकी अदर की अवधारणा क्या थी। आपको समझना पड़ेगा कि उनके बाद के जो फिलोसोफर थे उनके लिए अदर की अवधारणा क्या थी। उस अदर की अवधारणा को सिमोन कहाँ अदर, कौन से अदर में ले गई हैं, उन्होंने उसको क्या, आप उसको जाने बिना आप इस किताब को नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको वो सारी टर्मिनोलॉजी नहीं पता है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया, अगर आपने फ्रॉयड को नहीं पढ़ा है और आप पेनिसन भी नहीं जानते, लिबिडो नहीं समझ रहे हैं, तो इस किताब को समझना आपके लिए एक चैलेंज हो जाएगा। वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि कैसे साइकोलॉजी में फ्रॉयड जब ये बात कहते हैं तो वो औरत की सेक्सुअलिटी को काउंट नहीं करते हैं, वो उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। वो ये बोल देते हैं कि जो अपूर्ण पुरुष है वो स्त्री है, जिसमें मेल पार्ट नहीं है वो केवल स्त्री है। यानी स्त्री की अपने आप में कोई व्याख्या नहीं है, उसकी व्याख्या पुरुष के संदर्भ में है। जो पुरुष नहीं है वो स्त्री है। इसी सोच के साथ फ्रॉयड भी चले थे। उनका जो साइको एनालिसिस था फ्रॉयड का, उस पे बाद में लका ने क्या बात की और उसी को विस्तार में स्त्रीवाद में लाते हुए सिमोन एक जगह लिखती हैं कि जो स्त्री की जो सेक्सुअलिटी है वो कॉम्प्लेक्स है, वो जटिल होती है, वो पुरुष की सेक्सुअलिटी जैसी नहीं होती है, वो अलग होती है। एक सेक्सुअलिटी पे पूरा एक चैप्टर है इसके अंदर। तो उस समय उसको आगे डेवलप करते हुए, लका को लेते हुए, फ्राइड को लेते हुए आगे जूलियट मिशेल बात करती हैं। और मैं नाम भूल रही हूँ उनका, जिन्होंने लूस इरेगिरे, वो भी फ्रेंच थी। उन्होंने किताब लिखी द सेक्स विच इज़ नॉट वन। जिस कॉम्प्लेक्सिटी की बात सिमोन कर रही हैं और कह रही हैं कि फ्रॉयड ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसने केवल एक मेल सेक्सुअलिटी को सामने रखा और उसी से बाकी सबकी व्याख्या कर दी, उसी से स्त्रियों की व्याख्या कर दी। तो उसी की बात सिमोन करती हैं, साथ साथ बताती हैं कि वो उस तरह से व्याख्यायित नहीं हो सकती है जिन टर्म्स में आप पुरुष की सेक्सुअलिटी को समझते हो, स्त्री की वैसे नहीं समझी जा सकती है, उसको अलग तरीके से समझना होगा। उसी को आगे काम को बढ़ाते हुए लूसी इरेगिरे लिखती हैं द सेक्स विच इज़ नॉट वन, जो एक नहीं है, अनेक है, एक से ज़्यादा है। इस बात को कभी कोई चर्चा होगी तो हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कहने का केवल तात्पर्य यही कि बहुत सारा जो दृष्टिकोण स्त्रीवादी किताबों पर लोगों ने बनाया है वो स्त्रीवाद की केवल आलोचनाओं पे बना है, स्त्रीवाद के अध्ययन पर नहीं बना है। जो लोगों ने लानतें दी हैं, गालियाँ दी हैं, जो भी उसकी बुराइयाँ की हैं, यूं ही रैंडम चलते चलते कुछ बोल दिया है, कुछ कह दिया है, चर्चाएं जो सड़कों पे हुई हैं, यहाँ वहाँ हुई हैं, उनके आधार पर केवल इसके बारे में धारणा बनाई जाती है। ये सोचा ही नहीं जाता है कि हम उसको पढ़ के अध्ययन करके देख लें कि वो कितना आलोच्य है और कितना ग्राह्य है। तो यहीं मैं अपनी आज की बातचीत को ख़त्म करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ रहने के लिए, भरोसा जताने के लिए और स्त्रीवाद को ज़रूरी समझने के लिए कि इस विषय पर साहित्य चिंतन जो संस्था जो ये बच्चों ने बनाया है फेसबुक पेज, इसको भी बहुत आभार कि स्त्री चिंतन को और स्त्रीवाद को उन्होंने इतना महत्वपूर्ण समझा कि उसे लोगों तक पहुंचाने का ये बीड़ा उठाया है। मैं चाहूँगी कि आप सब जो है इसमें इस काम को अपने अपने तरीके से और आगे बढ़ाएं, जितना इन बातों को प्रचारित कर सकते हैं करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।